एक बार जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है वह फिर कभी वापस नहीं आती। यह एक अंतिम और अपरिवर्तनीय क्षति है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति और जीवों की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत और विविध दुनिया का अनुभव कर सकें जिसे हम अपना घर कहते हैं। हमारी पृथ्वी जीवन के अनगिनत रूपों का घर है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, प्रकृति के इस विशाल ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागा है। यह जीवन का चक्र लाखों वर्षों से चल रहा है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित द्वीप तस्मानिया की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखा मांसाहारी धानी प्राणी रहता था जिसे थाइलासीन या तस्मानियन टाइगर के नाम से जाना जाता था। बाघ जैसा दिखने वाला यह जीव, जिसकी पीठ पर विशिष्ट धारियां थीं, वास्तव में एक धानी प्राणी था जो कंगारू की तरह अपने बच्चों को अपनी थैली में पालता था। यह अपने जबड़े को एक असाधारण कोण तक खोल सकता था जो इसे एक कुशल शिकारी बनाता था। यह रात में सक्रिय होता था और छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करके अपना जीवनयापन करता था। यूरोपीय बसने वालों के आगमन के साथ थाइलासीन का भाग्य बदल गया। किसानों ने इसे अपनी भेड़ों के लिए खतरा माना। हालांकि इस बात के बहुत कम सबूत थे कि थाइलासीन बड़े पैमाने पर भेड़ों का शिकार करता था, लेकिन उसे एक क्रूर हत्यारे के रूप में बदनाम कर दिया गया। सरकार ने उसे मारने के लिए इनाम घोषित कर दिया, जिसके कारण उसका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। हजारों थाइलासीन को बेरहमी से मार दिया गया, जिससे उनकी आबादी तेजी से घटने लगी। बीमारी और उनके रहने के स्थानों के विनाश ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये शानदार प्राणी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था। आखिरी ज्ञात जीवित थाइलासीन, जिसका नाम बेंजामिन था, ने 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर में दम तोड़ दिया। विडंबना यह है कि उसकी मृत्यु से कुछ महीने पहले ही तस्मानियाई सरकार ने इस प्रजाति को संरक्षित घोषित किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज तस्मानियन टाइगर केवल धुंधली तस्वीरों और कुछ पुरानी फुटेज में ही जीवित है, जो एक खोए हुए शिकारी की भूतियां याद दिलाता है। कल्पना कीजिए कि आकाश इतना घना हो जाए कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पाए, और यह सब लाखों करोड़ों पक्षियों के एक ही झुंड के कारण हो। यह उत्तरी अमेरिका में पैसेंजर पिजन का नज़ारा था। एक समय था जब इनकी आबादी 3 से 5 अरब के बीच अनुमानित थी, जो शायद पृथ्वी पर किसी भी पक्षी की सबसे बड़ी आबादी थी। जब वे प्रवास करते थे तो उनके झुंड मीलों लंबे और चौड़े होते थे और उन्हें गुजरने में कई दिन लग जाते थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि ऐसा लगता था कि वे कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन इस अविश्वसनीय बहुतायत ने ही उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी में इन पक्षियों को एक सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले भोजन के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। व्यावसायिक शिकारियों ने बड़े पैमाने पर इनका शिकार करना शुरू कर दिया। वे इन पक्षियों के घोंसले बनाने वाले स्थानों पर पहुंचते और एक ही बार में हजारों पक्षियों को मार डालते। रेलवे के विस्तार ने शिकारियों को दूर दराज के बाजारों तक आसानी से पहुंच प्रदान की, जिससे यह विनाशकारी शिकार और भी बढ़ गया। इसके अलावा जंगलों की कटाई ने उनके भोजन के स्रोतों और घोंसले बनाने के स्थानों को नष्ट कर दिया। पैसेंजर पिजन को प्रजनन के लिए बड़ी कॉलोनियों की आवश्यकता होती थी, और जब उनकी संख्या घटने लगी तो उनका प्रजनन चक्र भी बाधित हो गया। कुछ ही दशकों में अरबों की संख्या से वे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। आखिरी जंगली पैसेंजर पिजन को 1901 में गोली मार दी गई थी, और आखिरी बंदी पक्षी, जिसका नाम मार्था था, की मृत्यु 1914 में सिंसिनाटी चिड़ियाघर में हुई। एक पूरी प्रजाति जो कभी आसमान पर राज करती थी, इंसान के लालच के कारण हमेशा के लिए मिट गई। हमारी यात्रा हमें बेरिंग सागर के ठंडे दूर दराज के पानी में ले जाती है। यहाँ 18वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी जॉर्ज विल्हेम स्टेलर ने एक असाधारण समुद्री स्तनपायी की खोज की। यह स्टेलर सी काऊ थी, एक विशाल सौम्य शाकाहारी जीव जो 30 फीट तक लंबा और 10 टन तक वजनी हो सकता था। यह आधुनिक मैनेटी और डुगोंग का एक विशाल रिश्तेदार था। यह अपना पूरा जीवन उथले तटीय जल में बिताता था
समुद्री शैवाल और केल्प खाकर अपना पेट भरता था। ये विशालकाय जीव बहुत सामाजिक और शांतिप्रिय थे। वे छोटे पारिवारिक समूहों में रहते थे और अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते थे। उनकी धीमी गति और किनारे के पास रहने की आदत ने उन्हें इंसानी शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बना दिया। जब यूरोपीय फर व्यापारी और शिकारी इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने स्टेलर सी काऊ को मांस, वसा और खाल के एक सुविधाजनक स्रोत के रूप में देखा। एक ही गाय से महीनों तक पूरी नाव के चालक दल को भोजन मिल सकता था। शिकार क्रूर और अव्यवस्थित था। शिकारी अक्सर एक जानवर को घायल कर देते थे और चूंकि ये जीव बहुत वफादार थे, इसलिए परिवार के अन्य सदस्य घायल साथी की मदद करने के लिए पास आते थे, जिससे वे भी शिकारियों का आसान निशाना बन जाते थे। जॉर्ज स्टेलर द्वारा पहली बार खोजे जाने के केवल 27 साल बाद 1768 तक स्टेलर सी काऊ को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया गया। यह शायद आधुनिक इतिहास में सबसे तेजी से हुई विलुप्ति में से एक है, जो हमें दिखाती है कि कैसे अनियंत्रित शोषण एक प्रजाति को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। अंत में हम न्यूजीलैंड के द्वीपों की यात्रा करते हैं, जो एक समय विशाल न उड़ने वाले पक्षियों का घर था, जिन्हें मोआ के नाम से जाना जाता था। मोआ की 9 प्रजातियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी प्रजाति जायंट मोआ 12 फीट तक ऊंची और 230 किलोग्राम तक वजनी हो सकती थी। ये पक्षी शुतुरमुर्ग के दूर के रिश्तेदार थे और न्यूजीलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जहां वे मुख्य शाकाहारी जीव थे। लाखों वर्षों तक वे बिना किसी बड़े शिकारी के डर के इन द्वीपों पर विकसित हुए। लगभग 1300 ईस्वी के आसपास पहले मानव माओरी लोग न्यूजीलैंड पहुंचे। उनके लिए मोआ भोजन का एक प्रचुर और आसान स्रोत था। चूंकि मोआ ने पहले कभी किसी बड़े शिकारी का सामना नहीं किया था, इसलिए उनमें इंसानों से बचने की कोई सहज प्रवृत्ति नहीं थी। माओरी शिकारियों ने बड़े पैमाने पर मोआ का शिकार किया, न केवल उनके मांस के लिए, बल्कि उनकी हड्डियों से उपकरण और गहने बनाने और उनके अंडों को भोजन और पानी के कंटेनर के रूप में उपयोग करने के लिए भी। अत्यधिक शिकार और उनके निवास स्थान जंगलों में आग लगने के कारण मोआ की आबादी तेजी से ढह गई। केवल 200 वर्षों के भीतर मनुष्यों के आगमन के बाद मोआ की सभी 9 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। उनके साथ ही उनका शिकार करने वाला विशालकाय पक्षी हास्ट ईगल भी विलुप्त हो गया, क्योंकि उसका मुख्य भोजन स्रोत समाप्त हो गया था। मोआ की कहानी एक और उदाहरण है कि कैसे मानव आबादी, भले ही छोटी हो, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है जो उनके आगमन के लिए तैयार नहीं है। डोडो, तस्मानियन टाइगर, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी काऊ और मोआ, ये सिर्फ कुछ नाम हैं उन अनगिनत प्रजातियों की लंबी सूची में जिन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया है। उनकी कहानियां दुखद हैं, लेकिन वे हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है और हमारी गतिविधियां इस पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये विलुप्त प्रजातियां हमारी सामूहिक स्मृति में एक खालीपन छोड़ गई हैं, एक चेतावनी कि हम जो कुछ भी आज देखते हैं वह कल गायब हो सकता है। आज हम एक और बड़े विलुप्ति के संकट का सामना कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक हमारे अपने कार्यों के कारण है। बाघ, राइनो, ध्रुवीय भालू और अनगिनत अन्य प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी किस्मत अभी भी हमारे हाथों में है। हम अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं और एक अलग भविष्य चुन सकते हैं। हम संरक्षण के प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और उन नीतियों की वकालत कर सकते हैं जो वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करती हैं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह पर जीवन की अद्भुत विविधता को संरक्षित करें। याद रखें, एक बार जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है वह फिर कभी वापस नहीं आती। यह एक अंतिम और अपरिवर्तनीय क्षति है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति और जीवों की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत और विविध दुनिया का अनुभव कर सकें, जिसे हम अपना घर कहते हैं।